नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन वीडियोस में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप शर्मा। आज से आप लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है 12th क्लास के लिए। तो आज हम हमारा पहला टॉपिक बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। जो हम कह सकते हैं कोई भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चे से, कोई भी टीचर से आप जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पुटअप करते हो कि इकोनॉमिक्स रियलिटी में होती क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। वास्तव में इकोनॉमिक्स क्या है, कहाँ से जन्म हुआ, इसका इतिहास, इसका छोटा मोटा इंट्रो हम लोग आज देख लेंगे। और मैं आपको आगे के लिए भी, अब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आगे आने वाले टाइम में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को इसमें इंट्रोड्यूस करा दूंगा। तो आज हमारा पहला टॉपिक हो रहा है बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर अर्थशास्त्र का आधार या अर्थशास्त्र का इंट्रोडक्शन। इसके बारे में हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स जो शब्द है, अर्थशास्त्र जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, आप एक एक चीज की तरफ ध्यान देंगे, मेरे वर्ड्स की तरफ ध्यान देंगे। यहां पर मैं आपको कौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूं, ठीक है, ग्रीक भाषा से हुआ है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर होता है ऑल्क्यू और नोमोस। ऑल्क्यू प्लस नोमोस से मिलकर बना होता है OLKOUNOMOS। इन दोनों शब्दों से मिलकर अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। अर्थशास्त्र शब्द की ये माना गया है। इन दोनों का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार का प्रबंध। मतलब ये जो ग्रीक भाषा के शब्द हैं ऑल्क्यू और नोमोस, इनका इकोनॉमिक्स से उत्पत्ति होने का रीजन ये है, ये इसका हिंदी अनुवाद यानी हमारी लैंग्वेज में अनुवाद मैनेजमेंट ऑफ फैमिली, परिवार का प्रबंध, यानी कि ये दो शब्द मिलकर हमें इस बारे में बताते हैं कि किस तरीके से एक परिवार का मुखिया, मोस्टली हमारे घर में परिवार का मुखिया हमारे फादर ही होते हैं या फिर हमारी मदर है, जो भी हमारे परिवार का मुखिया है, जो अर्निंग कर रहा है हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए पैसा कमाता है, मेहनत करता है, उसके बारे में बात हो रही है। वो किस तरीके से अपनी सीमित आय में, चाहे वो 5,000 कमाए, 50,000 कमाए या 5 लाख कमाए, हर कैटेगरी में इकोनॉमिक्स को, ये जो अर्निंग है उसकी, इसको हमने सीमित इनकम, सीमित आय के अंतर्गत रखा है। क्योंकि सीमित इस वजह से कहा गया है क्योंकि इससे हमारी सीमित आवश्यकता ही, लिमिटेड वांट्स ही पूरी हो सकती हैं। अनलिमिटेड वांट्स पूरी नहीं हो पाएंगी। अगर हम सोचें कि 5 लाख कमाने वाला व्यक्ति यदि ये सोचता है कि वो किसी आइलैंड को परचेज कर ले, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। या फिर क्योंकि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो तो दिनों दिन बढ़ती रहती हैं, तो आवश्यकता, सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, सभी इच्छा, सभी जिज्ञासा को पूर्ण करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इस वजह से हम इस बात को देखते हैं, इकोनॉमिक्स इस शब्द में बताता है कि किस तरीके से परिवार का मुखिया अपनी सीमित आय में अपने परिवार की आवश्यकता को पूर्ण करता है। परिवार की आवश्यकता, जैसे आप लोगों की स्कूल की फीस पे करते हैं आपके फादर, आपकी जो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स होती है, साइकिल चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, इन सभी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। इसके बाद आपको यदि बुक्स वगैरह चाहिए तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। घर में राशन की व्यवस्था, कपड़े वगैरह, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सारी रिक्वायरमेंट वो पूरी करते हैं प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर। अभी हम आवश्यकता के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ऑल्क्यू और नोमोस से मिलकर हुई है, जिसका मतलब है परिवार का प्रबंध। चलिए अब देखते हैं इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है। अर्थशास्त्र के जनक है प्रोफेसर एडम स्मिथ। प्रोफेसर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। प्रोफेसर एडम स्मिथ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1776 में, 1776 में एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम आप लोगों के सामने, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज
ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्रों के धन के स्वरूप और उनके कारणों की खोज, ये भी लिख देता हूं मैं, राष्ट्रों के धन के स्वरूप और उनके कारणों की खोज। इस पुस्तक के कारण प्रोफेसर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। पुरानी जो अर्थशास्त्र चली आ रही थी, जो हम लोग अपने इतिहास में पढ़ते हैं, वो है चाणक्य उसके जनक हैं, कौटिल्य उसके जनक हैं, परंतु उनकी अर्थशास्त्र और आधुनिक अर्थशास्त्र में कुछ विभेद है, अंतर है। जैसे कि उस समय राजा महाराजाओं का काल हुआ करता था, लगान वगैरह चलते थे, पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ अलग थे। आज उनमें कुछ अलग आ गया है। आज हम उन्हें टैक्स वगैरह के नाम से जानते हैं। बहुत सारे वेरियस टैक्सेस होते हैं, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने क्या किया कि उनके जो सिद्धांत थे उनको हमारे मॉडर्न युग के आधार पर, मॉडर्न वे में, आधुनिक अवस्था के आधार पर इस बुक में प्रस्तुत करके लिखा था। इस वजह से प्रोफेसर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक। तो दूसरी बात हमने क्या जानी, प्रोफेसर एडम स्मिथ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ हिज रिटन बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776। प्रोफेसर एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं क्योंकि इन्होंने सन 1776 में पुस्तक लिखी थी, राष्ट्रों के धन के स्वरूप और उनके कारणों की खोज। इस वजह से हम इन्हीं, यानी कि हम किनको, इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की एक उचित परिभाषा क्या हो सकती है। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। हमारे बुक के फर्स्ट चैप्टर में प्रोफेसर रॉबिन्सन का नाम आपको मिलेगा, एडम स्मिथ का है, जे.के. मेहता का नाम है, मार्शल का नाम है। इन्होंने अलग अलग आधार पर दिए, सीमितता के आधार पर, किसी ने धन के आधार पर, किसी ने संसाधनों के अधिकतम उपयोग के आधार पर दिए। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, बुक के बेसिस पर पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल एक डेफिनेशन है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें लगभग सारी इकोनॉमिक्स की बातें आ जाती हैं। तो वो उस डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं आपके सामने लिखूंगा, उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी मैं आपके सामने समझा रहा हूं और डेफिनेशन भी बोल रहा हूं। तो देखिए इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें सामाजिक, वास्तविक एवं सामान्य मनुष्य द्वारा अपने सीमित साधनों में अपनी आवश्यकता की पूर्ति या संतुष्टि के लिए जो भी प्रयत्न किए जाते हैं उन सब का अध्ययन होता है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस इन विच वी स्टडी हाउ ए सोशल, रियल एंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग satisfied his wants, in his limited resources. अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार एक सामाजिक, वास्तविक, सामान्य मनुष्य अपनी सीमित संसाधनों में अपनी आवश्यकता की पूर्ति या संतुष्टि करता है। इन्हीं सब चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। सिंपली वे में अगर इंग्लिश में बात करूं, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस इन विच वी स्टडी हाउ ए सोशल, रियल एंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाइड हिज वांट्स इन हिज लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इसके अंदर ये जो भी शब्द आए हैं, हम इन शब्दों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आया है सामाजिक, यानी कि सोशल, रियल एंड नॉर्मल, सामाजिक, वास्तविक, सामान्य मनुष्य। यानी कि इसमें इकोनॉमिक्स में अध्ययन, जिस भी मनुष्य की, जिस भी पर्सन की स्टडी होगी ना, ऐसे पर्सन के बारे में क्या बताया गया है, उसकी विशिष्टता बताई गई है कि पहला तो मनुष्य सामाजिक होना चाहिए।
दैट पर्सन शुड बी सोशल, सामाजिक क्रियाओं में संलग्न होना चाहिए, समाज में जो कुछ भी होता है उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी पड़ोसी के घर में कुछ लड़ाई हो रही है, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। शादी बारात जा रही है, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, हम देखते हैं नहीं देखते, कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। पड़ोसी के घर में क्या नाम है, शादी हो रही है, किसी के घर में मृत्यु भोज है, कोई भी सामाजिक क्रिया हो रही है, तो हर सामाजिक क्रिया का हम सभी के ऊपर कैसा ना कैसा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो ऐसे में हम कहेंगे हम सभी सोशल इकोनॉमिक्स हैं। अगर पशु पक्षियों की बात की जाए, उनकी तरफ से शादी हो या मत हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एकदम रियल साधु सन्यासियों की बात करें, तो अगर वो साधु सन्यासी भी समाज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें उनकी आवश्यकताएं मर चुकी है या फिर उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को मार लिया है, तो हम केवल सामाजिक मनुष्य, इसमें मैं आप सभी आते हैं। ऐसे ही सोशल एक पर्सन की, सोशल ह्यूमन बीइंग की स्टडी होगी। दूसरा, वह वास्तव में हो, जैसे आप लोगों ने बिजनेस में पढ़ा है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, तो हम ऐसे ही किसी को मान नहीं लेंगे कि वो देखो एक आदमी खड़ा है, वो खंबा नहीं है, एक आदमी है, एक स्त्री है, एक पुरुष है। तो ऐसा नहीं, रियल में होना चाहिए, वो रियल हो। तीसरा, सामान्य हो, अच्छी बुद्धि विवेक का हो, नॉर्मल हो, जो अपना सही गलत अच्छा बुरा सोच सके, समझ सके, सीख सके, जान सके। ऐसे ही मनुष्य की ये तीन जो विशेषता होंगे, तो उसी पर्सन की स्टडी होगी, यानी वही पर्सन स्टडी करेगा। दूसरा, सीमित संसाधन वाली बात आती है इसके अंदर, कि संसाधन होने चाहिए सीमित, लिमिटेड रिसोर्सेस। अब मैंने आपको अभी बात कर रहा था, इकोनॉमिक्स में हम ऐसे ही चीजों की बात करेंगे जो लिमिटेड है। यहां पर हम लोग बात करते हैं मनी की, मनी ले लो, मनी को सैलरी मान लो, ठीक है, किसी भी वे में धन ले लेते हैं। ऐसे ही चीज की हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो सीमित संसाधन, कोई कमरा है वो सीमित संसाधन माना जाएगा, कोई भवन है वो सीमित संसाधन, वन है, फॉरेस्ट, वाटर है, ये सब लिमिटेड है। इन सब की स्टडी हम लोग इकोनॉमिक्स में करते हैं। और जो मेन है इकोनॉमिक्स का आधार, अर्थशास्त्र, अर्थ, पैसा, धन, धन भी तो लिमिटेड ही है। कोई व्यक्ति कितना भी कमा रहा हो, लेकिन उसकी हमेशा वो चीज लिमिटेड मानी गई है। आज अगर हम अंबानी का भी एग्जाम्पल ले, तो वो चाहे अरबों खरबों रुपए कमाता है, फिर भी वो अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड होने का मतलब तो ये हुआ कि उसके मन में कोई इच्छा जागृत हुई और अगले ही पल वो इच्छा पूरी हो गई। ऐसा उसके साथ भी नहीं हो सकता, या फिर वो इच्छा उसने 10 दिन बाद पूरी कर ली, संभव नहीं है हर किसी मनुष्य के लिए। तो क्योंकि वो सीमित संसाधन कमाता है, 5,000, 2,000, 10,000, 20,000, 50,000 सैलरी अर्न करता है, तो ऐसा मनुष्य अपने सीमित संसाधन यानी लिमिटेड सैलरी के अंदर किस तरीके से अपनी आवश्यकता, अब बात हो रही है वांट्स, आवश्यकता की। आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकता प्रभावपूर्ण इच्छा को आवश्यकता कहते हैं। इच्छा, सबसे पहले इच्छा जन्म लेती है हमारे मन में। हमारे मन में कोई भी चीज की विश आती है कि भाई मुझे समोसा खाना चाहिए, मुझे अमेरिका घूमने जाना चाहिए, गर्मी बहुत पड़ रही है, मुझे शिमला साइड चले जाना चाहिए, वहां पर मौसम थोड़ा अच्छा है। तो ये सारी हमारी इच्छाएं ही हैं जो 5 मिनट के लिए या 2 मिनट या कुछ सेकंड के लिए हमारे मन में आई और खत्म हो गई। लेकिन जब वो इच्छा हमें अत्यधिक प्रभावित करने लग जाए, बार बार हमें फोर्स करने लग जाए और हम मजबूर हो जाएं उसको पूरा करने के लिए, तब वो इच्छा न रहकर आवश्यकता में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैं अभी अभी खाने का एग्जाम्पल ले रहा था, आप सभी बच्चे हैं, आप सभी के मन में और सभी के मन में कुछ ना कुछ खाने की हमेशा इच्छा लगी रहती है। लेकिन एक टाइम आता है दोपहर का या शाम का 12-1-2 बजे के करीब या फिर 8-9 बजे के करीब, जब हमें वो इच्छा ना रहकर कुछ भी चाहिए खाने के लिए, यानी कि खाना चाहिए। वो इच्छा नहीं रही, अब हमारी आवश्यकता बन चुकी है। उसको हमें केवल इतना सही नहीं है कि 5-2 मिनट के लिए आई, चलो खाना नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें चाहिए वो चीज। तो इच्छा
वो कब आवश्यकता में कन्वर्ट होगी, जब हमारे पास वो हमें को प्रभावित कर सके। यानी तीन फैक्टर्स होते हैं, तीन फैक्टर्स होते हैं, वो तीनों फैक्टर्स आपके सामने है। पहला है प्रभावपूर्ण इच्छा, यानी कि इफेक्टिव विश। इफेक्टिव विश, प्रभावपूर्ण इच्छा होनी चाहिए। इच्छा नॉर्मल नहीं, ऐसी हो जो हमारे को बहुत ज्यादा फोर्स कर रही हो। दूसरा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट सोर्सेज भी होने चाहिए। यानी आवश्यकताओं का निर्धारण तीन कारकों के आधार पर होता है। यानी कि आवश्यकताएं तीन कारकों से मिलकर बनी होती है, तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। तीन फैक्टर, देयर आर थ्री फैक्टर्स ऑफ डिसाइडिंग वांट्स। तो पहला है इफेक्टिव विश, यानी कि प्रभावपूर्ण इच्छा। किसी भी चीज की हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, प्रभाव करने लायक, हमारे को प्रभावित करने वाली इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, सफिशिएंट सोर्सेज, हमारे पास उस आवश्यकता को पूरा करने के लायक पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। हमारे पास इतना धन या हमारे पास ऐसा कोई संसाधन हो जिससे हम हमारी वो पर्टिकुलर आवश्यकता को पूरा कर सके। जैसे कि शिमला जाना चाहते हैं तो हमारे को शिमला की अत्यंत आवश्यकता हो, नॉर्मल विश नहीं। साथ ही साथ हमारे पास उसको पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा, धन, पूंजी, संसाधन होने चाहिए। आने जाने के लिए व्हीकल होना चाहिए। साथ ही साथ विलिंगनेस ऑफ रिसोर्सेज, साधनों को त्यागने की तत्परता। हमारे मन में ये होना चाहिए कि हम हमारे संसाधनों को त्यागें, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है हम उनका सैक्रिफाइस करें। ये हमारे अंदर होना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, आवश्यकताएं तीन प्रकार की होती है। आवश्यकताएं तीन प्रकार की होती है, वो है एक तो अनिवार्य, आरामदायक और विलासिता। नेसेसरी, कंफर्ट एंड लग्जरी। आवश्यकताएं तीन प्रकार की हुई। तो देखिए, तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। अनिवार्य आवश्यकता, अनिवार्य आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं होती है जो हमारे जीवन यापन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, दवाइयाँ, ये सभी अनिवार्य आवश्यकताएं। यदि हमें ये नहीं मिलेंगी तो हम जी नहीं पाएंगे। ये हमारी अनिवार्य के अंदर आती है। आरामदायक आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता वे सभी चीजें होती हैं, वे सभी जरूरत होती है। कंफर्ट वांट्स, वे सभी चीजें होती है जो हमारी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें गर्मियों का सीजन है, हमें रूम में फैन चाहिए या कूलर चाहिए। इससे हमारे, अगर ये हमें मिलता है तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय अगर आपके रूम में कूलर है या फिर फैन है प्रॉपरली, तो ऐसे में आप लोगों को गर्मी नहीं लगेगी, आप आराम से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। तो वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई। वाइल दूसरी तरफ आपकी लाइट चली जाती है, फैन या कूलर ऑफ हो जाता है, फिर भी आपको पढ़ना है, वो टॉपिक पूरा करना है। तो लेकिन जो अभी आप पढ़ रहे थे फैन या कूलर चलने की सिचुएशन में, वो अब आप उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। यानी कि आरामदायक, आने जाने के लिए व्हीकल, आप काफी दूर से स्कूल आते हैं, आपके पास अगर व्हीकल है तो व्हीकल होने की सिचुएशन में आप बड़े आराम से अपनी एनर्जी को सेव करके आप स्कूल तक आ सकते हैं और पूरी एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आरामदायक आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं होती हैं जो यदि पूर्ण हो जाएं, पूरी हो जाएं, तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा देती हैं, और यदि पूर्ण नहीं होती तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी काम करने की शक्ति कम हो जाती। तीसरा है विलासिता की आवश्यकता, यानी लग्जरी वांट्स। वे सभी आवश्यकताएं जो हम केवल शो ऑफ के लिए करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं, अपना एक रुतबा, स्टेटस, प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, बताने के लिए करते हैं केवल, उसका हमारी वर्किंग कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं होता। कई बार ये विलासिता की आवश्यकता हमारी वर्किंग कैपेसिटी को घटा भी देती हैं। हम केवल मन की संतुष्टि के लिए, लेडीजों के लिए ज्वेलरी हुई, किसी के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, अल्कोहल लेना, ये सभी चीजें होती हैं जो हमारी आवश्यक, हम केवल शो ऑफ के लिए करते हैं। तो ये आवश्यकता के प्रकार हो गए। तो हम बात कर रहे थे अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें सामाजिक वास्तविक सामान्य मनुष्य किस तरीके से अपनी सीमित संसाधनों आवश्यकता की
पूर्ति या संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, ये हमारा यूटिलिटी में हमारे पास एक टॉपिक भी आएगा इसके बारे में, तो हम इसको डिटेल में, काफी डिटेल में हम उसी में ही पढ़ेंगे। तो संतुष्टि का मतलब ये होता है कि हमारी आवश्यकता संतुष्ट हो गई है, हमारी जरूरत पूरी हो चुकी है, ये इसके अंदर होता है। चलिए अब हम आगे हमारी बात बढ़ाते हैं। अर्थशास्त्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स या पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग देखेंगे। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है इकोनॉमिक्स। फर्स्ट तो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरी है समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जानते हैं इन दोनों अर्थशास्त्रों के बारे में। पहले तो ये जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा किसने? प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने। आप इन सभी का नाम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने 1933 में 1933 में अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र होती क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसमें हम किसी एक इकाई के आधार पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर लेते हैं, किसी यूनिट के बेसिस पर हम होल इकोनॉमी की स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर प्राइस बढ़ी तो एक व्यक्ति, मैं आप किसी इंडिविजुअल से पूछता हूं कोई चीज महंगी हो गई तो हम लोग उसे क्या करें देंगे? कम खरीदेंगे। ज्यादा पैसा आ गया तो ज्यादा खर्चा करेंगे। ये एक व्यक्ति विशेष की सोच होती है, एक पर्सन की सोच होती है। जबकि अगर पूरी देश की बात करें तो ऐसा संभव नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो माइक्रो और मैक्रो में ये भी अंतर होता है। तो माइक्रो का अगर सिंपल, माइक्रो और मैक्रो का अगर सिंपली अगर हम समझना चाहें तो एक क्लासरूम से ले सकते हैं। हम सभी, मैं एज ए टीचर, आप स्टूडेंट के हिसाब से आपने कभी क्लासरूम के अंदर स्टडी ऑफलाइन करी है? काफी सभी बच्चों ने करी है। आप बहुत सारे बच्चे न्यू टीचर से जुड़े भी होंगे। तो फर्स्ट टाइम जब वो टीचर क्लास लेता है तो जो स्कूल के ऑनर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, वो क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। अब उनके पूछने का तरीका दो तरीके से हो सकता है। या तो वो क्लास में से सिलेक्टेड बच्चों से पूछें, एक दो तीन बच्चों से पूछे कि फला टीचर ने जो भी आपको पढ़ाया, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, वो आपको समझ में आया या नहीं। यदि उन दो या तीन बच्चों ने कहा कि अच्छा समझ में आया, सारी चीजें ओके, तो वो टीचर कंटिन्यू करता है। यानी कि एक या दो इकाइयों के आधार पर हम संपूर्ण क्लास का डिसीजन ले गए, पूरी अर्थव्यवस्था का निर्णय ले लिया हम लोगों ने। तो ये तो हो गई माइक्रो। वाइल प्रिंसिपल सर हमारी क्लास में आकर सभी बच्चों से एक साथ पूछें कि आप सभी बताओ क्लास में बच्चे कि टीचर की क्लास कैसी लगी आपको। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो निर्णय लिया गया, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, क्लास हमारी क्या बताइए? क्लास अर्थव्यवस्था है और टीचर की पोस्टिंग कोई इकोनॉमिक डिसीजन है, ठीक है, आर्थिक निर्णय है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जब हम अर्थव्यवस्था की या फिर हम किसी एक आर्थिक इकाई के आधार पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्णय ले लें, कोई नियम बना दें, तो वो हमारे लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाता है, होल इकोनॉमी को एग्रीगेट बेसिस पर हम लोग स्टडी करते हैं, तो वो हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र होती है। चलिए अब बात करते हैं, जैसे व्यष्टि की हमने बात करी थी इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति हुई है ऑल्कियोनोमोस से, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। वैसे ही माइक्रो एंड मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति भी दो शब्दों से हुई है और ये भी ग्रीक भाषा से ही हुई है। आपको याद रखने में आसानी रहेगी कि इकोनॉमिक्स की
माइक्रो की और मैक्रो की, तीनों ही शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक लैंग्वेज से ही हुई है। माइक्रो शब्द की हुई है माइक्रोस से, MIKROS, माइक्रोस से, और मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई है मैक्रोस से, MAKROS। आई और ए का अंतर है केवल, MIKROS माइक्रोस और मैक्रोस MAKROS। इन दोनों शब्दों से व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द की, केवल शब्द की बात कर रहा हूं, पूरी अर्थशास्त्र को मत ले लेना, अर्थ व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। बांटने वाले कौन थे, यानी कि डॉक्टर कौन था बच्चों का जिन्होंने नामकरण किया, वो थे प्रोफेसर रैगनर फ्रिश। 1933 में इन्होंने इनका नामकरण कर दिया। अब बात करते हैं भाई व्यष्टि और समष्टि के जनक कौन है। व्यष्टि का तो कोई भी नहीं है, या फिर यूं कह देते हैं कई जगह पर कि एडम स्मिथ ही व्यष्टि के जनक है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जरूर हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं प्रोफेसर जॉन मैनार्ड किन्स, J.M. किन्स, प्रोफेसर जॉन मैनार्ड किन्स, J.M. किन्स। कब बने ये? 1936 में, 1936 में। क्वेश्चन आता है, आप लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो रहा होगा, सर झूठ बता रहे हैं कि रैगनर फ्रिश ने 1933 में ही नामकरण कर दिया, कि डॉक्टर साहब ने बता दिया 2 बच्चे होने वाले, 1933 में ही बता दिया था व्यष्टि और समष्टि, और पिताजी बने थे 1936 में, 3 साल बाद। ये हुआ था कि व्यष्टि और समष्टि, रैगनर फ्रिश ये चाहते थे कि वो इकोनॉमिक्स की स्टडी 2 पार्ट्स में हो। उन्होंने पहले से कंटेंट्स तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने प्रोफेसर जॉन मैनार्ड किन्स की 1936 में आई एक पुस्तक, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, रोजगार, ब्याज और मुद्रा के सामान्य सिद्धांत। जब ये पुस्तक आई तो रैगनर फ्रिश को ये लगा, और सभी अर्थशास्त्रियों को उनका मत ये था कि प्रोफेसर जॉन मैनार्ड किन्स की जो बुक में मोस्ट कंटेंट्स है वो समष्टि अर्थशास्त्र में जुड़ते हैं। इस वजह से यूं कहा गया है कि जॉन मैनार्ड किन्स की इस पुस्तक के लगभग 80-90% चीजें हमें समष्टि अर्थशास्त्र में ही मिल जाती है। जब हम समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो बहुत सारे लॉज में कीन्स का नाम आता है, क्योंकि कीन्स को इसमें प्रायोरिटी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा। मैं आप लोगों को क्विकली रिवाइज कर देता हूं कि आज हमने मोस्टली कौन कौन सी बातें पढ़ी है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा है अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किससे हुई है। अर्थशास्त्र शब्द की, अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ऑल्की और नॉमोस से मिलकर हुई है, जिसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ फैमिली, परिवार का प्रबंध। दूसरा, अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर जॉन मैनार्ड किन्स इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जॉन मैनार्ड किन्स दी प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर एडम स्मिथ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन्होंने 1776 में द जर्नल थ्योरी ऑफ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों के धन के स्वरूप और उनके कारणों की खोज नामक पुस्तक लिखी थी, जिसके कारण इन्हें यानी कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, परंतु एक सर्वमान्य परिभाषा यह है कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें सामाजिक वास्तविक सामान्य मनुष्य किस तरीके से अपनी सीमित संसाधनों में अपनी आवश्यकता की पूर्ति या संतुष्टि करता है, हम इस बात का अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस in which we study how a social, real and normal human being satisfied his wants in his limited resources. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। बांटने वाले कौन थे? प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने 1933 में बांटा था व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किसी एक व्यक्तिगत इकाई के आधार पर करते हैं, जब एक सिंगल यूनिट के बेसिस पर होल इकोनॉमी की स्टडी कर लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स,
अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से एग्रीगेटली सभी को साथ में लेकर अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज और मैक्रोज से हुई है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं प्रोफेसर जॉन मैनार्ड कीन्स, क्योंकि इन्होंने 1936 में एक पुस्तक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ट्रस्ट एंड मनी, रोजगार, ब्याज और मुद्रा के सामान्य सिद्धांत। ये हमने आज हमारा टॉपिक हुआ है बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अब आप लोग कह सकते हैं कि आप इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। आप जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में जानना, उसके मम्मी पापा रिश्तेदार इनके बारे में जानना जरूरी होता है, तो ये आज हमने इकोनॉमिक्स की फैमिली को जाना है। कल से हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। और एक बात मेरी सुन लीजिए, अभी आपको जब तक मैं ना कहूं बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बुक को साइड में रखकर जो भी मेरा बताया जा रहा है वीडियोस के अंदर, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप थोड़े बहुत नोट्स बना सके तो बहुत ही अच्छी बात होगी। वाइल कोशिश ये करें कि हम आधी घंटे की वीडियो है या 45 मिनट की वीडियो है तो उसको 2 या 3 बार देखकर हम उसे 1.5-2 घंटे में कन्वर्ट कर लें। इसका बेनिफिट ये मिलेगा, मेरा इंटेंशन ये है कि हमारा जब भी लॉकडाउन खुलेगा इन सारी चीजों को मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें आपको फिर से रिवाइज होंगी। उस समय हमें एक बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आपको कोई भी चीज नई नहीं लगेगी। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए वही पुरानी हो जाएगी। तो हमारी जो स्पीड होगी, जो काम को हम 8 महीने में पूरा करते थे उसे अब हम 4 महीने में ही कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दीज वीडियोस। तो इन वीडियोस को रेगुलरली देखना है, किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना है। और मैं बीच बीच में आप लोगों को क्वेश्चंस भी देता रहूंगा, उन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करना है। अगर कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्कूल में कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।